नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिससे बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर इस वक्त जो आ रही है, वर्ली हिट एंड रन केस में मिहिर शाह जो आरोपी था, जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार ये व्यक्ति अभी तक इस पूरे हादसे के बाद से 72 घंटे से भागा हुआ था। इसकी गिरफ्तारी की इस वक्त खबर आ रही है। आपको याद दिला दें कि इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। आरोप यह भी है कि इस महिला को टक्कर मारने के बाद एक किलोमीटर से ज्यादा तक घसीटा गया इस गाड़ी में, और उसके बाद बचने की कोशिश में ड्राइवर के ऊपर सारा इल्जाम डालने की भी कोशिश की गई। और ये जो आरोपी था, जिसके पिता को कल बेल मिली थी, ये शिवसेना शिंदे पार्टी से एक नेता है, उसके जो पुत्र हैं वो मिहिर शाह है, जो हादसे के बाद से फरार था, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी खबर इस वक्त मिल रही है। तो वर्ली हिट एंड रन मामला, जिसमें काफी एक बड़ा राजनीतिक तौर पर भी अब ये बड़ा एक मामला बन गया है। इस मामले में एक महिला की मौत हो गई। इस महिला की हत्या का जो जिस तरीके से इनकी मौत हुई, उसके बाद से काफी आक्रोश था। और अब इस व्यक्ति को, जो एक 24 वर्षीय युवक है मिहिर शाह, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरीके की खबर इस वक्त आ रही है। मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, पुलिस के लिए कामयाबी, आखिरकार मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहां से गिरफ्तारी हुई है और क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 3 दिन से पुलिस कोशिश कर रही थी। जब से हादसा हुआ था तब से मिहिर शाह जो कि फरार था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। यहाँ से भागकर वो अपने घर बोरीवली गया था। जो पता चला था, बोरीवली से उसकी माँ और बहन, वो दोनों भी साथ में लापता थे। और पुलिस की 10 टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। 15 से ज्यादा लोगों को इस संबंध में पूछताछ की जा चुकी थी, लेकिन पुलिस का कहना था, आज सुबह भी जब तक मिले थे तो पुलिस कह रहे थे कि हमें कुछ अभी तक उसका था नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है और किसी भी पर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लिहाजा अभी हमें पता चल रहा है और पुलिस ने कंफर्म किया है कि मिहिर शाह, जो कि वर्ली हिट एंड रन केस मामले का आरोपी था, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए स्कूटर पे सवार दंपति को उड़ा दिया था, और उस महिला जो थी उसे अपने कार से लगभग 1.5 किलोमीटर तक खींचते हुए ले गया था। और उसके बाद फिर कार से अलग करने के बाद रिवर्स कार हुई और उस कार को फिर से उस पर चढ़ाया गया था। तो एक जगह न जो एक तरह से अपराध हुआ था, और कल्पेबल होमिसाइड भी लगाया गया है। उस शख्स को आखिर, मिहिर शाह को आखिर जो वर्ली पुलिस है वो गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। पुलिस अभी तक ये नहीं बता रही है कि कहां से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 10 टीमें थी, अलग अलग जगहों पर उसकी तलाश चल रही थी। साथ में उसकी बहन और माँ भी थी, उनकी भी तलाश चल रही थी। तो लिहाजा अब जाकर पुलिस को सफलता मिली है। आज तीसरे दिन पुलिस को सफलता मिली है और पुलिस मिहिर शाह को गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। सुनील, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जैसे आप बता रहे थे कि लगातार ये व्यक्ति फरार चल रहा था, और फरार होने के बाद अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। कल इसके पिता को बेल मिल चुकी है, तो क्या बाकी परिवारजनों को भी पुलिस तलाश कर रही है? जैसे इसकी जो मदर है और जो इसकी बहन है, वो दोनों भी अभी गायब हैं, तो क्या उनको भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है? चलिए सुनील, माफी चाहूंगा, आपको उधर रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मॉस्को में है, रशिया के दौरे पर है। वहां प्रधानमंत्री की जो ये तस्वीरें आप सब इस वक्त देख रहे हैं, ये बायलैटरल टॉक्स यानी कि द्विपक्षीय बातचीत जो है वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इस वक्त हो रही हैं। आपको जरा सुनवाते हैं वहां पर। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं। और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। Ваше превосходительство, в течение последних 40-50 лет Индия терпит терроризм и страдает от терроризма. Насколько он страшен, мы это ощущаем на себя. В такое время произошли террористические акты в Москве и затем в Дагестане. Поэтому я могу себе представить, какую боль вы ощущаете после этих террористических актов, и поэтому мы осуждаем, решительно осуждаем все виды терроризма. एक्सेलेंसी, लगभग 2.5 दशक से मेरा रूस के साथ नाता जुड़ा है। आपके साथ भी करीब 2.5 दशक से मेरा
नाता जुड़ा है। हम करीब करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले और पिछले 25 साल में हमारी बायलैटरल मीटिंग करीब 22 हुई। यानी ये अपने आप में, और जो ये मेरी मॉस्को की 6ठी यात्रा है रशिया की, तो ये अपने आप में हमारे संबंधों की गहराई दिखाता है। Ваше превосходительство, у меня глубокие связи с Россией и лично с вами в течение последних 2,5 десятилетий. И мы с вами встретились 17 раз в течение последних 10 лет. Это мой 6-й по счету визит в Россию, и мы сегодня участвуем в 22-м двустороннем саммите. И вот все это говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं बिना Говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा, और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। Я могу с уверенностью сказать, и опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будем работать и в будущем, будем укреплять наше сотрудничество и углублять все аспекты нашего сотрудничества, и мы будем достигать новых целей. गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जाति के लिए बहुत संकट पैदा किए, तनाव रहा, संघर्ष रहा। और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे, और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है। और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। Ваше превосходительство, последние 5 лет для всего мира, для всех стран мира были весьма сложными, были разные конфликты, были разные кризисы. Сначала ковид создавал трудности для всего мира и человечества, затем пришли разные конфликты, разные разногласия, и поэтому человечество оказалось в таком трудном положении. И в такое время, благодаря индийско-российской дружбе, когда мир сталкивался с разными кризисами в сфере продовольственной безопасности, в сфере топлива, в сфере удобрений, именно благодаря нашей с вами дружбе мы избежали всех трудностей для индийских фермеров. И мы удовлетворили все их потребности в удобрении. И в этом особая роль нашей с вами дружбы. И мы полностью привержены защищать интересы индийских фермеров, благодаря и используя наше с вами сотрудничество, мы будем и дальше работать в этом направлении и будем только укреплять наше сотрудничество. एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल, डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा,
उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы смогли избежать всяких трудностей для простых граждан Индии. Мы обеспечивали бензином, дизельным топливом и так далее. Поэтому весь мир должен признать, что благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке. दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। Во многих странах мира люди сталкиваются с проблемами с топливом, будто бензин, дизель, но благодаря нашей с вами договоренностям в этой сфере, в сфере энергетики, мы могли обеспечить наших граждан этим топливом, и не только обеспечили, мы могли держать инфляцию под контролем и также обеспечили стабильность. За это я вам весьма признателен. एक मित्र के रूप में आपने अनेक फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी भरपूर तारीफ की, और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चरिंग में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं और उसके लिए अनेक क्षेत्रों में विकास के भी एक नए आयाम जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मजबूती मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। В качестве друга Индии на разных форумах вы хвалите нашу компанию, нашу программу «Делай в Индии». И не только хвалите, вы предпринимаете конкретные шаги в этом направлении. И благодаря нашему партнерству индийская молодежь получает новые возможности, создаются новые рабочие места для них. Поэтому мы видим очень большие перспективы для развития нашего сотрудничества и тем самым развития нашей страны. И я полностью уверен, что в сфере производства нас ждет очень хорошие перспективы в будущем, и мы уже видим результаты, и мы продолжим работу в этом направлении. एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति के मीनिंग निकाल रहा है। Ваше превосходительство, хочу сказать, что мы друг с другом связаны уже 25 лет, и мы проводим 22-й по счету двусторонний саммит, но фокус мирового сообщества фокусом является вот мой нынешний визит. Весь мир смотрит на это с большим интересом. कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। И весь мир дает свое значение этому визиту, как они считают правильно. И вчера в вашей резиденции у нас была прекрасная возможность проводить 4 или 5 часов. Мы в домашней обстановке обсуждали все вопросы. И я очень рад, что и по тематике Украины мы обменивались мнениями в открытом ключе, друг друга с уважением относились к мнению друг друга, и мы спокойно разговаривали. आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ
ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। Ваше превосходительство, вы видели в ходе нашего представительства в Большой Двадцатке, Индия предоставила всему мировому сообществу голос стран глобального юга. И вчера в ходе наших разговоров у меня была возможность и представить эти вопросы, связанные с странами глобального юга, вам. एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। Ваше превосходительство, возьмем войну или какой-либо конфликт, или террористические акты. Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди. И особенно, когда умирают ни в чем не винные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто взрывается. И я имел возможность поговорить об этих вопросах с вами вчера. एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим. एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे। कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था। और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडिया निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। Ваше превосходительство, я очень рад, что вчера мы так неформально разговаривали, и вы очень открыто рассказывали ваше мнение без каких-либо окрасок. И в наших переговорах, из наших переговоров возникли очень интересные идеи и совершенно новые взгляды. एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा, спасибо. Ваше превосходительство, вчера мы также согласились на том, чтобы скорейшим образом установить мир, и мы готовы к любому содействию в этом деле. Я услышал вашу позицию, ваши позитивные
взгляды и размышления. И могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира. И когда я вас слышал, я чувствовал оптимизм. И возникли надежды на будущее. Поэтому хочу вас за это поблагодарить. И также хотел бы сказать друзьям из СМИ большое спасибо. Спасибо. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य जो उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में अपनी उन्होंने बात रखी। उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पर बात करी। उन्होंने भारत और रशिया के जिस तरीके के संबंध हैं, साथ ही साथ जो पिछले कोविड के बाद से जिस तरीके से संबंध आगे बढ़े हैं, तेल को लेकर भी उन्होंने बात कही। और एक बड़ी जो उन्होंने बात कही वो कही रशिया और यूक्रेन की वॉर यानी कि जंग को लेकर। प्रधानमंत्री ने कहा कि बम बंदूकों से किसी भी समस्या का हल नहीं किया जा सकता। मॉनसून कई देश के राज्यों में कहर बरपा रहा है। देश के जो हिस्से हैं वहां पर जमकर बारिश हो रही है और उससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। खास तौर से पहाड़ी इलाकों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है, जबकि असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर मॉनसून टूटकर बरस रहा है, नदियां उफान पर हैं और पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में सैकड़ों सड़कें भूस्खलन और मलबे के कारण बंद हो गई हैं। प्रदेश में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वहां पर प्रशासन को जरूरी जो है वो आदेश दिए, साथ में लोगों को भरपूर मदद का भी आश्वासन जताया। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों का हाल भी बुरा है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मानसून की बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई हैं। कई हिस्सों में 2 दिन में भारी बारिश और का अलर्ट जो है वो अभी जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो हाल भी वहां पर भी कुछ अलग नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुंबई में कल जबरदस्त बारिश से आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया था। हालांकि आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन शहर के कई इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। येलो अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। हाई टाइड की चेतावनी भी दी गई है, लेकिन लोगों को मरीन ड्राइव पर बैठे अभी भी देखा जा सकता है। तो एक बारी सीधे चलते हैं देहरादून, जहां पर हमारे सहयोगी किशोर रावत जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड में जो इस वक्त भारी बारिश की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ किशोर, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी राहत जो है वो पहुंचाना बाकी है और किस तरीके से सरकार इस चुनौती से लड़ रही है? देखिए, पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों से बारिश बहुत कम हुई है। 8 तारीख यानी कल से लेकर 12 तारीख तक येलो अलर्ट दिया गया है और ये थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही थी उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 200 से ज़्यादा सड़कें मलबा और भूस्खलन के कारण बंद है, जिनको खोलने का लगातार प्रयास कर रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। टनकपुर, बनबसा और जो चंपावत का निचला इलाका है वहाँ पर उन्होंने हवाई दौरा किया। दरअसल ऊपरी इलाकों में जब बारिश हुई तो निचला इलाका ऐसा है कि जहां पर पानी ठहर जाता है और इस जगह पर जलभराव काफी हो गया था, क्योंकि ऊपरी इलाकों में बारिश हुई थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में बारिश कम हुई है, इससे थोड़ी लोगों को राहत मिली है। लेकिन 12 तारीख के बाद से फिर से अलर्ट जो है वो रेड अलर्ट या फिर ऑरेंज अलर्ट के जिसकी संभावनाएं बताई जा रही है वो हो सकता है, तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी राहत और बचाव कार्य में लगातार चल रहा है, सड़कें खोली जा रही है। इसके अलावा अभी जो येलो अलर्ट है उसकी वजह से थोड़ी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी फिलहाल निचले इलाकों में राहत और बचाव कार्य चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई दौरा किया और निर्देश भी दिए हैं कि यहां पर राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जाए। जी मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूँगा कि जो अब सरकार की तरफ से क्या जो जिस तरीके के जो इंतज़ाम किए गए हैं, क्या जो जनता है वो काफ़ी इंतज़ाम कह रही है, संतुष्ट है उन इंतज़ामों से?
देखिए बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं रीजन में ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ है और लगातार सरकार वहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर रही है। जो लोग पानी में फंसे थे उनको वहां से एसडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। जो आसपास के सुरक्षित स्थान चाहे स्कूल है फिर या कॉलेज है उनमें उनको ठहराया जा रहा है। इसके अलावा जो फूड है या फिर पानी है वो सप्लाई की जा रही है। लोग फिलहाल अभी इस बात के लिए संतुष्ट है कि उनको बचाया, लेकिन उनका ये कहना है कि जो उनको नुकसान हुआ है, खेतों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान है, उनकी भरपाई जल्द की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसा बताया जा रहा है कि हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने तय किया है कि पेट्रोल और बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस को जो माफ किया जाएगा ताकि प्रदेश में ऐसी गाड़ियों की बिक्री बढ़ सके। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। साल 2024 की पहली छमाही में उत्तर प्रदेश में कुल 2,36,000 से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हुई। पिछले साल जनवरी से जून में 2,08,000 गाड़ियां बिकी थी, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस छमाही में अगर बात करें तो करीब 13.46% की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद हाइब्रिड गाड़ियों की तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस फैसले में एक तरफ हाइब्रिड गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को बड़ा फायदा होगा, वहीं राज्य सरकार को मिलने जा रहे राजस्व में घाटा जरूर सहना पड़ेगा, लेकिन इससे अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर सरकार उत्तर प्रदेश की जो आबोहवा है उसके लिए भी एक बेहतरीन कदम उठाने जा रही है। हमारी सहयोगी साक्षी बजाज ने इसको लेकर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। यूपी में रजिस्ट्रेशन फी जो है हाइब्रिड कार्स पर अब हटाई गई है सोर्सेज के अनुसार। सोर्सेज ने एनडीटीवी को ये कहा है। इस खबर के बाद हमने देखा कि ऑटो शेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ट्रेड में। हमने देखा कि मारुति शेयर्स जो हैं वो 6% से भी ज्यादा ऊंचाई पर थे और हमने देखा कि मारुति जो है निफ्टी पर टॉप निफ्टी गेनर हो गए इस खबर के बाद। हमने ये भी देखा कि काफी सारे जो हाइब्रिड कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं ऑटोज कंपनियां वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और हमने देखा कि एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस मूव के बाद जो है हम देखेंगे कि हाइब्रिड कार सेल्स में काफी बढ़ावा आएगा, काफी अच्छा रहेगा और कीमत जो है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ है टूटू धवन, ये ऑटो एक्सपर्ट हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो क्या आपका भी यही मानना है कि अब हम हाइब्रिड कार सेल्स में एक बूस्ट देखेंगे और ये प्राइसेस को यानी कि दामों को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है? जी हाँ, डेफिनेटली ये जो कदम लिया है खासतौर यूपी गवर्नमेंट ने और पैन इंडिया को दिखाने के लिए कि ये एक बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर्स को। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बेनिफिट कुछ छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि हमारे जो टैक्सेस हैं ऑन दीज कार्स वो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है जो 10 लाख की गाड़ी है उसमें से ऑलमोस्ट 40-50 हजार लाख रुपए आप टैक्सेस में दे रहे हैं। तो जब वो आपके इतने पैसे बच जाएंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर अट्रैक्ट होंगे इस टेक्नोलॉजी की तरफ। बेसिकली देखा जाए तो कस्टमर को क्या चाहिए, उसको इकोनॉमी चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सो फॉर दिस आई थिंक द आइडियल थिंग इज कि एक तो पैसे आपके कम लग रहे हैं फॉर बाइंग व्हीकल और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सेविंग मिल रही है फ्यूल के जो एक्सपेंसेस के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स कंफर्ट एंड टेक्नोलॉजी जो आजकल एक स्टैंडर्ड चीजें हो गई हैं एक गाड़ी बनाने के लिए, इसके अंदर सेफ्टी भी आपको इनकॉर्पोरेट की गई है। तो ये चीजें कंज्यूमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा क्या कह सकते हैं भाव मिलेगा और उनकी तरफ पॉलिटिकली भी थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। और जो लोग, जो दर्शक ये घर बैठे हुए जानना चाहते हैं कि देखिए हम ये कीमत में ट्रांसलेशन कब देखेंगे, हम कब देखेंगे कि दाम कम हो रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए?
देखिए, ये तो एक सोने पे सुहागा की बात है कि अब जो जिसने गाड़ी आगे खरीदनी है तो वो ऑब्वियसली इसी तरफ झुकाव देगा कि वो हाइब्रिड लें, जिससे उनको बेनिफिट होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे को फ्यूल एवरेज भी बेटर मिलेगी। अब शायद मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड के ऊपर कम से कम 40 से 50 किलोमीटर जो पहले होते हैं, जब जैसे आपने घर से निकलना है, वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, उसमें पेट्रोल नहीं लगता। और यूजुअली देखा गया है कि लोग जो ऑफिस जाने वाले हैं वो घर से ऑफिस जाते जाते इतने ही किलोमीटर के अंदर वो पहुंच जाते हैं और वापसी में, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू ऑफिस फ्री और वापस भी आप फ्री आ गए। बट यस, जब यही गाड़ियां क्रॉस कंट्री जाती हैं तो जो आपका जो इंजन है वो उस टाइम काम करता है जब बैटरी लो हो जाती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है। विद द रिजल्ट आपको जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत बढ़िया मिलती है। समटाइम्स तो 30 से 40 किलोमीटर पर लीटर आपको फ्यूल एवरेज मिल जाए, तो इससे बेटर क्या चीज हो सकती है। जी बिल्कुल, तो ये तो कीमत की बात थी, ये तो आपने फ्यूल एवरेज जैसे समझाया उस सब की बात थी। लेकिन जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए आने वाले समय में क्या ये संदेश है बाकी स्टेट्स को भी कि देखिए ग्रीन मोबिलिटी की तरफ ध्यान दें और उस पर फोकस करें। देखिए, ये संदेश ही सिर्फ नहीं है और ई मोबिलिटी, बट ऑल्सो उनके लिए एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिलेगा। तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी सरकार की होगी, जिसके साथ कभी किसी टाइम पे जब मौका आएगा, इलेक्शंस होंगी, तो उनको भी इस चीज के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण मल्होत्रा साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व एमडी हैं निसान मोटर्स के। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा इस पूरे जो फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं। राजस्व का सरकार को घाटा ज़रूर होगा, लेकिन एक बार जो दिशा दिखाई पड़ रही है कि डीजल गाड़ियों को फेज आउट करने की तरफ एक बड़ा कदम दिखाई पड़ रहा है। तो अंकित, जैसा आपने कहा कि और जैसा टूटू धवन जी ने भी कहा, ये सराहनीय कदम है। पर अभी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, अभी तक सरकार सिर्फ जो बेनिफिट देती थी अपना, चाहे जीएसटी में हो, चाहे फेम पॉलिसी में हो, चाहे लोकल सेल्स टैक्स या रजिस्ट्रेशन हो, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिलता था। पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड को एक ही साथ गिना जाता था। तो ये यूपी एक क्योंकि बड़ा स्टेट भी है और बड़ी मार्केट भी है, तो पहली बार ये कदम उठा है जो ये देता है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि अभी तक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो कंपनियां हिंदुस्तान में है वो हार्डली 2-3 है और उसमें भी कुछ वॉल्यूम्स बनते हैं। तो हाइब्रिड का जो भी वॉल्यूम है काफी कम है और एक प्राइस पॉइंट के ऊपर है, यानी कि जो सबसे सस्ती हाइब्रिड व्हीकल इस समय है वो 18 लाख की है। तो मास मार्केट को ये भी कवर नहीं कर रहा है। पर क्लियरली ये स्टेप है। अगर कंपनियों को भी इस बात पे प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बेनिफिट मिलता है तो वो ज्यादा जोर से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लाने की कोशिश करेंगे। पर आज की तारीख में राजस्व का ज्यादा घाटा नहीं होगा, क्योंकि अभी आंकड़े बहुत सीमित है, क्योंकि गाड़ी अपने आप में बहुत कम है। सर, जैसे आपने कहा कि ये बाकी गाड़ियों को, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि जो अभी हाइब्रिड गाड़ियां हैं, कुछ गाड़ियां अभी फिलहाल अगर आप देखें तो एकदम आपके जहन में आती हैं, 4-5 जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी गाड़ियां होंगी, और वो जैसा आपने कहा मास मार्केट के लिए नहीं है, महंगी गाड़ियां होती हैं। तो क्या ये भी माना जाए कि इससे अगर प्रोत्साहन मिलता है तो जो हाइब्रिड का मार्केट है वो और बढ़ने वाला है? मतलब जो कंपनीज हैं वो और कोशिश करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड गाड़ियों को मार्केट में उतारा जाए। तो जहां तक हाइब्रिड की बात है, जो अभी ये बेनिफिट यूपी गवर्नमेंट अनाउंस किया, ये स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट है। ये रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स स्टेट सब्जेक्ट है। अगर यूपी ने किया है तो क्या दूसरे स्टेट करते हैं नहीं करते हैं, ये देखना पड़ेगा। जबकि सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस समय जो हाइब्रिड को नहीं मिल रहा है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिल रहा है वो जीएसटी का है, जो कि पूरा नेशनल होता है। तो कुछ फायदा तो होगा, पर मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट सपोर्ट हाइब्रिड को देती है काफी हद तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह नहीं जो 5% जीएसटी होता है और नॉर्मल व्हीकल 40% होता है, अगर बीच का भी माने तब उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो। स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है कि साल भर चलता है, हट जाता है, कुछ स्टेट करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। तो अगर सारे स्टेट हिंदुस्तान में इस बात का फैसला कर ले कि हमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देना है, तो कंपनियों का जो रुझान होगा या उनका जो फोकस होगा हाइब्रिड लाने के लिए कहीं अधिक होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बड़ा सीमित है इस समय जो पोजीशन। मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत इस सवाल से करनी चाहिए थी जो मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ। बहुत सारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे होंगे अभी भी उन्हें समझ में शायद नहीं आता होगा कि हाइब्रिड गाड़ी होती कौन सी है, किस गाड़ी को आप हाइब्रिड बोलते हैं और उस कैटेगरी में कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं।
तो हाइब्रिड गाड़ी होती है जो बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चल सकती है फॉर्म में भी और नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल में भी चल सकती है। तो उसमें स्विचिंग का एडवांटेज होता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर चार्ज खत्म हो गया तो आप सड़क पे रहे, तो इसमें हाइब्रिड में दोनों आप यूज कर सकते हैं। अभी तक जो मॉडल्स हैं बहुत लिमिटेड हैं। मारुति के 1-2 मॉडल्स हैं, विटारा, टोयोटा का इनोवा है और होंडा का कुछ एक मॉडल है जो होंडा सिटी पे है। तो अभी तक जो वॉल्यूम है सिर्फ मार्केट में 4 या 5 मॉडल है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, और 3 कंपनियों के हैं, पर अधिकतर टोयोटा का है जो कि काफी हाई प्राइस है। टोयोटा की गाड़ियां 20 से 40-45 लाख तक होती है, मारुति का 18 से 20 लाख का है, होंडा का भी 15 से 16 लाख है। तो अभी जो मॉडल कम है, और विद इन कंपनी में भी अगर मारुति 1,40,000 गाड़ी बनाती है तो हाइब्रिड बहुत ही कम है क्वांटिटी, हार्डली 3% होगा। तो ये तो अभी प्रेजेंट पोजीशन है, पर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल नहीं है कि और कंपनियां इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती। अभी तक हाइब्रिड इसलिए नहीं करती थी क्योंकि कोई क्लियर बेनिफिट नहीं था। कुछ बेनिफिट पोल्यूशन का था, एमिशन का था, या कुछ बेनिफिट फ्यूल का था, पर हाइब्रिड गाड़ी बनाने का कॉस्ट भी ज्यादा होता है। तो अगर इस तरह के बेनिफिट दिए जाए, स्टेट गवर्नमेंट देती है और स्टेट गवर्नमेंट दे, और सबसे बड़ा कदम है अगर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि कंट्री में अक्रॉस द बोर्ड होता है, उसमें बेनिफिट हाइब्रिड को मिले, तब रियली मूवमेंट बड़ा स्ट्रांग हो। आपको लगता है कि जैसे अभी जो गाड़ियां बना भी रहे हैं, जैसा आपने बड़े अच्छे से बताया कि कम वॉल्यूम में बनती है, तो क्या इस तरीके की स्कीम से या इस तरीके के प्रोत्साहन से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ सरकार दे रही है, अगर हाइब्रिड पर भी लाती है तो ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बहुत सारी स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, लेकिन अभी भी वो एक मास मार्केट के लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है। मतलब अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी काफी महंगी साबित हो रही हैं। बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा कि इलेक्ट्रिक में बहुत सब्सिडी है, फेम पॉलिसी की सब्सिडी है, जीएसटी की है, रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन की है, तो क्लियरली अगर आपको बेनिफिट मिलता है, बट इंडस्ट्री जब भी कोई गाड़ी लाती है उसे थोड़ा लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चाहिए पॉलिसी की। एक यूपी स्टेट ले आया, बाकी स्टेट नहीं लाए, मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया, और यूपी स्टेट भी विड्रॉ कर सकता है बिकॉज ये एनुअल बजट होता है, एनुअल होता है। तो किसी भी गवर्नमेंट को पॉलिसी के लिए जो एक थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्लैरिटी होती है, तो फिर इन्वेस्टमेंट होता है इंडस्ट्री का। तो उस लिहाज से अच्छा कदम है, और कंपनी शायद हाइब्रिड को लोअर प्राइस पर भी लाना चाहेगी, पर क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए। और सबसे बड़ी क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी, रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन तो एक है, तो स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, जीएसटी है, तो अगर जीएसटी पे लागू होता है तो पूरे देश में लागू होता है। ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही। उम्मीद है कि एक पहला कदम की तरह इसको देखा जाएगा, इसमें और बेहतरी होगी, और उसका प्रोत्साहन ना सिर्फ लोगों को मिलेगा कि आप क्लीन फ्यूल की तरफ चलें, बल्कि कंपनीज भी अपना वॉल्यूम जो है इस सब सेगमेंट में बढ़ा पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा साहब हमसे बात करने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। वर्ली हिट एंड रन मामले में मुंबई पुलिस को सफलता मिली है, उन्होंने आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया है। उधर वर्ली हिट एंड रन मामले में जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, अब वो भी एक्शन में आ गया है। जुहू में वाइस ग्लोबल तापस बार को एक्साइज डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। मुंबई के जुहू में ये वो वाइस ग्लोबल तपस बार है जहाँ पर कि मिहिर शाह और उसके दोस्तों ने रात 11 से तकरीबन 1 बजे तक यहाँ पर आए थे, पार्टी की थी, शराब पिया थे, और फिर यहाँ से जो है कि मिहिर बोरीवली चला गया था। वहाँ पर अपने दोस्तों को छोड़कर फिर वो BMW कार में लिया और BMW कार से मरीन ड्राइव गया, और मरीन ड्राइव के बाद वापसी में वर्ली में एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें कि एक महिला की मौत हो गई। अब एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस बार के खिलाफ कार्रवाई की है और इसे सील कर दिया है। देखिए, ये ताले को सील किया गया है। इसके कुल ऐसे 4 दरवाजे हैं बताए जा रहे हैं, सभी को सील कर दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि एक्साइज डिपार्टमेंट को जब ये हादसा हुआ उसके बाद जब उन्होंने जांच की तो कुछ ऐसी अनियमितताएं मिली हैं जिसके चलते इन्होंने इस बार को सील कर दिया है। बार ओनर का कहना है, हालांकि सिर्फ उनका कहना है जो करण शाह है, कि हमारे बार का सिर्फ एक जो लिकर का लाइसेंस है वो सस्पेंड किया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकायदा यहाँ पर सील लगा हुआ है। दरअसल उस दिन यहाँ पर आने के बाद मिहिर शाह
मर्सिडीज़ कार से आया था तकरीबन 11 बजे के 8 मिनट के करीब, और फिर चारों दोस्त यहाँ पर रहे। उन्होंने खाना भी खाया और शराब भी पी, जिसमें कि बियर बताई जा रही है। तकरीबन 20,000 का बिल हुआ था, जिसमें कि ऑनलाइन पेमेंट किया गया है 18,730 रुपये का, और फिर इसके बाद यहाँ से चले गए। हादसा जो हुआ है वो इसके बहुत देर बाद हुआ है, लेकिन चूँकि शराब यहाँ पर पी थी और जो मुख्य आरोपी है मिहिर शाह वो अभी भी फरार है, पुलिस को मिल नहीं पाया है, लिहाजा जांच के दायरे में ये बार और उसमें उस दौरान आए हुए उसके दोस्त भी हैं, और यहाँ पर चूँकि कुछ ऐसी अनियमितता पाई गई है जिसको लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट ने अब कार्रवाई की है और इस बार को सील कर दिया है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं नीट मामले में सरकार ने फीडबैक लेने का फैसला लिया है। हलफनामे में पहले फीडबैक सरकार लेगी और सभी जांच एजेंसियों से सरकार जो फीडबैक लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर करना है सरकार को हलफनामा। वहीं बिहार की जो पुलिस है वहाँ के उसके अधिकारी भी दिल्ली बुलाए गए हैं। सीबीआई भी अभी तक की जांच की जानकारी सरकार को देगी। पेपर लीक की व्यापकता की जानकारी सरकार लेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। आपको बता दें कि कल 8 जुलाई को नीट पेपर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कई सरकार से सवाल पूछे थे, जिस दौरान एक बात कही गई थी चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा कि यदि परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है और यदि दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना ही होगा। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा रद्द होने जा रही है। वहीं नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ चंडीगढ़ में एनएसयूआई जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है उन्होंने के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। चंडीगढ़ में इस समय हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनएसयूआई के जो सपोर्टर थे उन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि नीट एग्जामिनेशन में हम जस्टिस मांगते हैं और यहाँ सेक्टर 15 चंडीगढ़ से उन्होंने क्रॉस बैरिकेड करने की कोशिश की और पुलिस ने इमीडिएटली वाटर कैनन यूज़ किया। तो अब जो उनके नेता हैं उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से ये दिखा रहे हैं यहाँ से कि चंडीगढ़ में सेक्टर 15 में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें एनएसयूआई विंग के स्टूडेंट लीडर थे। उन्होंने राजभवन गवर्नर हाउस की तरफ जाना था और यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे और जब उन्होंने बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश की तो उन पे वाटर कैनन यूज़ किया गया और बाद में चंडीगढ़ पुलिस ने उनके जितने भी स्टूडेंट लीडर थे उनको हिरासत में ले लिया ताकि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर एनडीटीवी चंडीगढ़। और अब आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब जो आप QR कोड है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है उसको स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जो जवाब है वो एनडीटीवी को भेज सकते हैं। तो आज का सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्या रद्द होनी चाहिए नीट अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा। आपको याद दिला दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार से कहा था कि पहले आप व्यापकता का कितने ज्यादा लोगों को इससे प्रभावित हुआ है इसका एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर करें। आज के लिए सवाल इंडिया में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।